देखिएगा, सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले मुझे मेरी जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है, तो मेरी टोटल जॉइंट कॉस्ट दे रखी है 35,90,000 प्लस 547। तो लीजिए पहले मैंने लिख लिया टोटल जॉइंट कॉस्ट, $35,90,000 प्लस 547। ये मेरे पास मेरी टोटल जॉइंट कॉस्ट आ गई 41,37,000। ये 35,90 प्लस 547। ठीक है, अब मुझे बताइए क्वेश्चन में मेथड कौन सा बोला है। तो देखिएगा मैंने ये लिखा हुआ है जॉइंट कॉस्ट शुड बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। तो आइए अब हमें जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करना है। स्टेटमेंट शोइंग apportionment of joint cost एनआरवी में। हमें कितने प्रोडक्ट दे रखे हैं, 5 प्रोडक्ट दे रखे हैं। ए बी सी, सबसे पहले मुझे चाहिए फाइनल सेल वैल्यू। आइएगा, आपको दे रखा है 2 लाख यूनिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 25 रुपए पर बिकेंगी। तो यानी इसकी आपकी सेल्स आ गई 50 लाख रुपए। बी प्रोडक्ट की 30,000 यूनिट 17 रुपए के हिसाब से बिकेंगी। तो 30,000 इंटू 17, 5,10,000 इसकी सेल्स आ जाएगी। ठीक है, सी प्रोडक्ट की 25,000 यूनिट थी और वो 12 रुपए के हिसाब से बिकेंगी। 25,000 इंटू 12 कितना हो गया, 25,000 इंटू 12, 3 लाख। डी प्रोडक्ट तो बिकेगा ही 2 लाख में। आप समझ रहे हो, इसकी फर्दर सेल नहीं है, बट इसकी सेल क्या है आपको डायरेक्टली दे रखी है 20,000 इंटू 10। तो फाइनली ये तो 20,000 इंटू 10 यानी 2 लाख पर ही बिकेगा। और ई प्रोडक्ट आपका 75,000 इंटू 20। सर आफ्टर प्रोसेसिंग की तो वैल्यू नहीं गिव है। मैंने ये नहीं लिखा सेल, मैंने लिखा फाइनल सेल वैल्यू, फाइनली कितने में बिक रहा है। तो ये तो स्प्लिट ऑफ पर बिक रहा है तो 2 लाख में बिक जाएगा। बिकेगा तो है ना भाई। आप एक बात बताओ, प्रोडक्ट बना है तो सेल वैल्यू तो निकालोगे ना इसकी। अगर ये प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं बिक रहा, इसका मतलब ये स्प्लिट ऑफ पर तो बिक ही रहा है ना। तो इसकी फाइनल सेल वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई, जो स्प्लिट ऑफ पर बिक रहा है। अब इसमें से आप लेस करोगे सेपरेट कॉस्ट। तो देखिएगा, आपको जिन जिन प्रोडक्ट की सेपरेट कॉस्ट दी हुई है, 4 प्रोडक्ट की होगी, 12,50, 1,50, 50 और 1,50। तो लीजिए सेपरेट कॉस्ट आ गई
12,50,000, 1,50,000, 1,50,000, फिर उसके बाद है आपके पास 50,000, 50,000, यहाँ डैश और 1,50,000। क्या कोई सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह मैंने आपको लिखवाए? नहीं। तो ये हमारे पास एनआरवी आ गई, ये हमारे पास एनआरवी आ गई 50 लाख माइनस 12,50। इस प्रोडक्ट की एनआरवी आ गई 37,50,000। 510 माइनस 150, 3,60,000। बोली क्या यहां तक की बात समझ आ गई? सिंपली मैंने फाइनल सेल वैल्यू उठाई, उसमें से मेरे पास केवल एक ही हिस्सा गिवन है सेपरेट कॉस्ट का, तो जिस जिसकी सेपरेट कॉस्ट गिवन है वो मैंने माइनस कर दी। तो ये मेरे पास क्या आ गई? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब इस वैल्यू के रेशो में मैं क्या कर दूंगा? अपनी जॉइंट कॉस्ट को बांट दूंगा। तो लीजिए, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, इसमें आपके पास 3 जीरो सब में से हट जाएंगे, तो यहां बचेगा 3750 प्लस 360 प्लस 250 प्लस 200 और प्लस 1350। आपका रेशियो का टोटल आ जाएगा 5910। 591, तो अपने पास ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी? 41,37,000 डिवाइडेड बाय 5910 इंटू 3750। 4137 डिवाइड बाय 5910 इंटू 3750, तो 26,25,000 रेशो में बांट दिया बस मैंने। $5,910 इंटू 360, 4137, 2,52,000, 2,52,000। 2,000, इसी तरीके से रेशो के अकॉर्डिंग ये निकाल दो, तो आ गया आपके पास 4137 डिवाइड बाय 591 इंटू 1,652,000. 175 आएगा। एक मिनट, और फिर 200 से निकालोगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 140 और 1350 के हिसाब से निकालोगे तो 945। ये लीजिए, ये मैंने पहला स्टेटमेंट बना दिया और अपनी टोटल जॉइंट कॉस्ट को मैंने एनआरवी के रेशियो में बांट दिया। अब आप देख लीजिए, यहां पर आपको कोई बात पूछनी है क्या? मैं वापस से बता देता हूं। जो प्रोडक्ट फाइनली जिस वैल्यू पर बिक रहा है मैंने वो लिया, चूंकि मुझे एनआरवी मेथड फॉलो करना था तो उसमें से मैंने लेस कर दी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या जो आपका पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट थी। तो मेरे पास हर प्रोडक्ट की एनआरवी आ गई। इस एनआरवी के रेशो में मैं अपनी टोटल जॉइंट कॉस्ट को बांट दूंगा, तो मेरे पास हर प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट का शेयर आ जाएगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? यस सर. आइएगा, अब इसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है देखना। ये बोल रहा है स्टेटमेंट शोइंग इनकम ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट नन ऑफ इट्स प्रोडक्ट आर टू बी प्रोसेस्ड फर्दर। यानी बताइए
ये क्या पूछ रहा है, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस न हो, इसका मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट Split कहां पर of बिकेंगे, purchase. स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बिकेंगे, उसका प्रॉफिट निकालना है। तो आ जाइए अब ए पार्ट का आंसर। profitability statement, if products sold at split of point, particulars A, B, C। तो सबसे पहले हम ले लेंगे सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो देखिएगा, ए प्रोडक्ट की 2 लाख यूनिट 17 के हिसाब से बिकेंगी अगर स्प्लिट ऑफ पर बेचूंगा तो। Yes, sir. तो ए की सेल्स आ गई 34 लाख। स्प्लिट ऑफ पर बी की 30,000 यूनिट 3,90,000. हिसाब से है, तो 30,000 यूनिट 13 के हिसाब से है, फिर 8, 10 और 4 और है, तो ये आ गया 3,90,000। सी की यूनिट कितनी है, C के है 25,000. 25,000 इंटू 8, तो 2 लाख रुपए आपको इसके मिल जाएंगे। बीस हजार इंटू 10, 2 लाख रुपए। और ई प्रोडक्ट था आपका इंटू 14, 75,000 इंटू 14, 10,50,000। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, अब इसमें से माइनस कर देंगे इनका जो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आया है। $26,25,000, 252, 175, 140। बताइए, अगर सभी प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पर बिक जाएंगे तो क्या सेपरेट कॉस्ट लगेगी क्या? नहीं सर. नहीं, तो इसका मतलब बस यही मेरा पहला आंसर आ गया, प्रॉफिट आ गया, क्योंकि एक ही कॉस्ट लगेगी बस, जॉइंट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि स्प्लिट ऑफ पर ही जब मैंने बेच दिया तो स्प्लिट ऑफ तक तो मेरी केवल एक कॉस्ट लगी होगी विच इज नोन एज जॉइंट कॉस्ट। तो बताइए, अब आपके पास आ गया प्रॉफिट। सर 7,75,000. लाख माइनस 26,25,000, तो ये आ गया 775, 390 माइनस 252, तो ये आ गया 138। 2 लाख में से 175 गए तो ये बचा 25,000, ये आ गया 60,000, और 10,50 में से 9,45, तो 1 लाख। ठीक है, इन सबका टोटल 11,03,000. 11,03,000। 3,000.
और इसमें से लेस कर देंगे हम एक फिक्स कॉस्ट दी हुई है टोटल में, क्योंकि कितनी थी 473। हाँ सर। 6,30,000। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आ जाएगा अब आपके पास, यही थी ना 473, ठीक है। तो 11,03,000 में से माइनस कर दीजिए 473, तो 6,30,000 आपका प्रॉफिट आ गया। ये लीजिए, ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, बस ठीक है, वर्किंग मतलब लिखना बहुत ज्यादा है, बस एक बात यही है, बार बार स्टेटमेंट बनाओ। उसने पहला क्वेश्चन पूछा था कि इनकम निकाल कर बताइए अगर कोई भी प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस न किया जाए तो क्या होगा। बताइए, किसी को भी कोई क्वेश्चन यहां पर पूछना है या ये पॉइंट सबको क्लियर है बिल्कुल। हमने सबसे पहले एनआरवी के बेसिस पर जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया, एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, अगर किसी भी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस न किया जाए उस बेसिस पर अपना प्रॉफिट निकाल लिया। अब देखो इसने बी में क्या बोला है, स्टेटमेंट शोइंग इनकम ऑफ द कंपनी assuming that products A, B, C and E are to be processed further। यानी अब दोबारा से इनकम स्टेटमेंट बनाना है ये अज्यूम करके कि इन प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा जाएगा। तो लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इफ products are sold after further processing particulars A, B और E। फाइनल सेल वैल्यू, अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचेंगे तो हमने उसकी ऑलरेडी फाइनल सेल वैल्यू निकाली हुई है, यानी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की। तो इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद आप कितने में बेचोगे, 50 लाख में। तो इसमें डी नहीं आएगा ना? नहीं, डी नहीं आएगा, तो डी पर हम नहीं लेंगे, बट डी स्प्लिट ऑफ तो कंपनी के प्रॉफिट में तो आएगा ना। मैं फर्दर प्रोसेसिंग की सेल वैल्यू केवल 4 ही प्रोडक्ट की लूंगा, लेकिन डी को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। तो अगर कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो डी बिका तो है ही ना, तो डी की जो सेल वैल्यू लूंगा वो स्प्लिट ऑफ की ही ले लूंगा मैं। पर सर अपन वो तो लेंगे ही नहीं ना डी, क्योंकि ये तो आफ्टर प्रोसेस का बन रहा है। अरे आप समझे नहीं, ये पूछ रहा है प्रॉफिट निकालो कंपनी का अगर प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बिक रहे हैं, कौन कौन से, ए, बी, डी और ई, ए, बी, सी और ई। तो इनका तो मैं निकालूंगा फर्दर प्रोसेसिंग का, लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट निकालना है तो डी का प्रॉफिट भी तो जोड़ना तो पड़ेगा ना ओवरऑल प्रॉफिट में। मैं ये हाँ। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि डी को भी फर्दर प्रोसेस करूंगा, बट डी का प्रॉफिट तो निकाला जाएगा ना। हाँ सर, ओवरऑल प्रॉफिट में तो पार्ट है उसका। हाँ, तो बस मैं उसको भी लिख रहा हूं यहाँ पर फाइनल सेल वैल्यू है ही नहीं, तो स्प्लिट ऑफ ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये था 5,10, यहाँ कितना था, 3 लाख, 2 लाख और 15 लाख। अब इसमें से लेस करूंगा शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट मेरी लगी थी
पहले की 26-25, 26,25,000, 252, 175, 140, 945 और माइनस करूंगा सेपरेट कॉस्ट। 1,12,50,000, इसकी थी 1250, 1,50,000, सी की 50,000 और ई की 1,50,000। क्योंकि मुझे कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट में सारे प्रोडक्ट लिए जाएंगे आपके, कंपनी के ओवरऑल में सारे प्रॉफिट लिए जाए, प्रोडक्ट लिए जाएंगे। ठीक है, सर 12,25,000। चलिए अब सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपन। तो 50 लाख माइनस 26-25 और माइनस 12,50, तो ये आ गया 11,25,000 का प्रॉफिट। इधर 5,10,000 माइनस 252 और माइनस 150, तो 1,08,000 का प्रॉफिट। 3,00,000 माइनस 175 और माइनस 50, तो 75,000 का प्रॉफिट। ये 60,000 का प्रॉफिट। 15,00,000 माइनस 945 और माइनस 150, 4,00,000। 4,5 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 1,08,000 प्लस 11,25, टोटल आ गया 17,73,000। इसमें से लेस कर दोगे फिक्स कॉस्ट। $473 प्रॉफिट। 13,00,000। बताइए क्या ये सेकंड स्टेटमेंट सबको क्लियर है? मैंने दोबारा से प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया। अगर मेरे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा जा रहा है तो आइए बोलो, क्लियर है बिल्कुल सबको? बताओ भाई, आदित्य, लविशा, यस सर। यस सर। मानसी, यस सर। रिया। यस सर। चलिए अब देखो इसने क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्या आपके पास ऐसा कोई सजेस्टेड प्लान है क्या जिससे कंपनी अपना प्रॉफिट और ज्यादा कर पाए? तो यानी अब मुझे डिसीजन लेना है कि क्या कंपनी के पास कोई और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है क्या। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ, यहां पर मैंने ऑलरेडी दोनों प्रॉफिट के स्टेटमेंट बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए हैं? बनाए। तो अब मैं डायरेक्ट कंपेयर कर लूंगा, यानी मैं अप्रोच 1 पर चला जाऊंगा। अब मुझे अप्रोच 2 की जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हो? मैंने आपको यह बताया कि अगर आपको डिसीजन लेना है तो दो अप्रोच है आपके पास। अप्रोच 1 क्या थी? इसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप अप्रोच 1 फॉलो करोगे तो प्रॉफिट निकालो, अगर उनको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचा जाए, वो मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। स्टेप 2, प्रॉफिट निकालो, अगर उन प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेचा जाए तो वो भी मैंने निकाला हुआ है। तो अब मुझे केवल कंपेयर करना है। तो इस बार चूंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाए थे, तो मैं अब अप्रोच 1 से क्या ले सकता हूं, डिसीजन ले सकता हूं। तो देखिएगा सी पार्ट का आंसर।
ऑप्टिमम या बेस्ट प्लान टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट ए। देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से पहले मेरी बात को सुनना। अगर ए प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेचता हूं तो ए प्रोडक्ट प्रॉफिट कमाकर देगा 7,75,000, और अगर ए प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचता हूं तो वो प्रॉफिट कमाकर देगा 11,25,000 रुपए। बताओ क्या डिसीजन लेना चाहिए ए प्रोडक्ट के लिए? सर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या भेजना? वापस सुनना आराम से, धीरे धीरे। अगर ए प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेचता हूं तो प्रॉफिट कमाऊंगा 775, और अगर ए प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचता हूं तो कमाऊंगा 11,25। तो ज्यादा प्रॉफिट कब कमा रहा हूं? फर्दर प्रोसेस। तो लीजिए मैंने ए का बेस्ट प्लान सेलेक्ट कर लिया। मस्ट बी सोल्ड। सर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअली बताना पड़ेगा? तो तभी तो अपना नया प्लान बनेगा। यही तो लिखवाया है, देखो आप स्टेप नंबर 3 में, मस्ट बी सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर इंडिविजुअली देखूंगा तो प्रॉफिट तो टोटल में तो मैं निकाल ही चुका हूं, और ऐसा करने पर मेरा प्रॉफिट आ जाएगा इस प्रोडक्ट का 11,25। भाई ये तो कम 4 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, और ज्वाइंट प्रोडक्ट का रूल होता है कि मार्केट में सेपरेबल है, सेपरेटली आइडेंटिफाइड है, तो मैं किसी भी प्रोडक्ट को जहां चाहूं वहां बेच सकता हूं ना। आइए बी प्रोडक्ट पर देखते हैं। देखो इधर, अगर बी प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेचता हूं तो 138 का प्रॉफिट, अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचता हूं तो 1,08,000 का प्रॉफिट। क्या करना चाहिए? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो लीजिए लिख दीजिए, मस्ट बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो बताइए कितना प्रॉफिट हो गया? 138। प्रोडक्ट नंबर 3 आ गया। आइए अब सी को कंपेयर करते हैं। तो देखिएगा, अगर सी को स्प्लिट ऑफ पर बेचता हूं तो 25,000 का प्रॉफिट, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचता हूं तो 75,000 का प्रॉफिट। तो कहां बेचना चाहिए? फर्दर प्रोसेस। सर आपने आफ्टर 2 बार लिख दिया। मस्ट बी सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो प्रॉफिट कितना आ रहा था हमारा? 75 नहीं, 75,000। डी को तो सोल्ड ही कहां किया जा सकता स्प्लिट है? ऑफ पॉइंट। तो मस्ट बी सोल्ड एट। तो डी का प्रॉफिट है 60,000। 60,000। ई को देखिए, अगर ई को स्प्लिट ऑफ पर बेचूंगा तो 1,05,000, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचूंगा तो 4,05,000। कहां बेचना चाहिए? फर्दर प्रोसेसिंग। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 4,05,000।
अगर मैं ये प्लान फॉलो करता हूं तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 18,03,000। 18,03,000 और इसमें से लेस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट। सर एक अपन वो वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट अलग करते थे, ये वो वाली फिक्स कॉस्ट है या फिर कौन सी है? अलग है, बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है ये तो। अच्छा वो तो मेथड के लिए करते थे, वो नहीं है ये। नॉर्मली जो बिजनेस में लग रही है वो है। तो लीजिए मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट। बताओ क्या इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं हाईएस्ट प्रॉफिट कमा सकता हूं? हाँ सर, ये आपका सी पार्ट का आंसर हो गया। स्क्रॉल अप होने। ये आपका सी पार्ट का आंसर हो गया। अब जानते हो मैंने यहां अप्रोच 1 क्यों काम में ली? अप्रोच 1 मैंने इसलिए काम में ली क्योंकि अप्रोच 1 की 2 स्टेप्स मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन में लगा चुका था। मैंने जब दोनों प्रॉफिट ऑलरेडी निकाले हुए थे तो बस मैंने केवल उनको कंपेयर किया और कंपेयर करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का अपना खुद का एक बेस्ट प्लान बना लिया कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचूंगा और कौन कौन से प्रोडक्ट में स्प्लिट ऑफ पर बेचूंगा। और ऐसा करने से मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट 13,30,000 आ जाएगा। बोलिए भाई, अब किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो मुझे बताएं आप, या बिल्कुल क्लियर है अभी? क्लियर है सर। क्लियर सर। चलिएगा, थैंक यू सर। ये आपके पास यहां तक का सारा डेटा कवर हो गया। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक भेजा है ग्रुप में। इसमें आपके मॉड्यूल स्कैनर के सारे क्वेश्चन को मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, CMA स्टडी मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम CMA स्टडी मटेरियल। देखिए क्या बोल रहा है। अ वेजिटेबल ऑयल रिफाइनिंग कंपनी obtain 4 products whose cost details are as under। आपको जॉइंट कॉस्ट दी हुई है 829,600। आउटपुट दे रखा है ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट और डी प्रोडक्ट का। देन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दी हुई है ए की 240, बी की 48,000, सी की नील। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ सी इज नील। व्हाट डज इट मीन कि ये जो सी प्रोडक्ट है ये फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, यानी ये प्रोडक्ट बिकता ही स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर है। और डी की दे रखी है फर्दर कॉस्ट 8030। द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एज इंटरमीडिएट दैट इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। द सेल प्राइसेस आर। आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट की सेल प्राइस यानी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की सेल प्राइस दे रखी है, और दूसरा इंटरमीडिएट की सेल प्राइस यानी स्प्लिट ऑफ की सेल प्राइस आपको दे रखी है। कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एलोकेटिंग द जॉइंट कॉस्ट ऑन NRV मेथड। तो लीजिएगा, सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ। ए पॉइंट,
एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, एनआरवी मेथड। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट का जो एलोकेशन करना है वो एनआरवी मेथड के बेसिस पर करना है आपको। पर्टिकुलर्स ए और प्रोडक्ट डी। फाइनल सेल वैल्यू, तो देखिएगा ए प्रोडक्ट की यूनिट है आपकी 5 लाख इंटू 1.84। तो बताइए सेल्स कितनी आ गई? 5 लाख इंटू 1.84, 9,20,000। ठीक है, बी प्रोडक्ट की यूनिट है 10,000 इंटू 8 रुपए की आपकी सेलिंग प्राइस है, तो बी प्रोडक्ट की सेल वैल्यू आ गई 80,000। आइए सी प्रोडक्ट पर, सी प्रोडक्ट की 5,000 इंटू 6.4 लीजिए, 5,000 इंटू 6.4, तो ये आ गया 32,000। और डी प्रोडक्ट पर आइए, तो 9,000 इंटू 26.67, 2,40,030 रुपए, 30 रुपए। इसमें से लेस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्योंकि आपको एनआरवी निकालनी है, तो एनआरवी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, फर्दर कॉस्ट या सेपरेट कॉस्ट को माइनस कर देंगे। दो 2,40,000, 48,000 नील और 8030। ये लीजिए, ये आपके पास आ गई एनआरवी। नौ 20 माइनस 2,40, तो 6,80,000। अस्सी माइनस 48, 32,000। ये आ गई 2,32,000। क्लियर बिल्कुल। अब आपके पास ये जो रेशो आया, इस रेशो में हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देंगे। शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट, तो इसका रेशो अपन ले लेते हैं। टोटल आ जाएगा 680 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 232, 976 आ गया। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है 829,600 डिवाइडेड बाय 976
इंटू 680, तो देखिएगा 829,600 डिवाइडेड बाय 976 इंटू 680, तो 5,78,000 आ गया ये। इंटू 32, तो ये आ जाएगा 27,200। ठीक है, इधर भी आ जाएगा 27,200। इधर आ गया 197,200। अब देखिएगा, हमने सेल्स में से ऑलरेडी फर्दर कॉस्ट माइनस की हुई है। अगर मैं ज्वाइंट कॉस्ट भी माइनस कर दूंगा तो यही मेरे पास प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हो? फाइनल सेल वैल्यू में से दो चीजें माइनस करते हो, शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट माइनस होता है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस होता है। तो मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑलरेडी माइनस करके ये वैल्यू निकाल ली। अब इसमें से मैं ज्वाइंट कॉस्ट भी हटा दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट $1,02,000 का प्रॉफिट आ गया। बत्तीस माइनस 27,200, 4,800 का प्रॉफिट। यहां भी 4,800 का प्रॉफिट और 232 माइनस 197,200 यानी 34,800 का प्रॉफिट। ये लीजिए, हमारा ए पार्ट का आंसर मैंने निकाल दिया है। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट भी निकाल दिया और ज्वाइंट कॉस्ट का एलोकेशन भी कर दिया। यहां पर मैं प्रॉफिट स्टेटमेंट भी हेडिंग डाल देता हूं। बी पॉइंट, कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी इन सेलिंग द प्रोडक्ट विथ एंड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। तो मुझे दो प्रॉफिट को कंपेयर करना है। ठीक है, तो दो प्रॉफिट को कंपेयर अगर करना है तो मैंने एक प्रॉफिट तो ऑलरेडी निकाल लिया जो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का है। तो पहले मैं एक प्रॉफिट और निकाल लूं कि अगर मैं इन प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेच दूं तो क्या होगा। if sold at split of point, पर्टिकुलर ए बी सी और डी। देखिएगा, अगर इन प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेचा जा रहा है
तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बताइए। तो देखिएगा आपको इंटरमीडिएट सेल प्राइस या स्प्लिट ऑफ की सेल प्राइस भी दे रखी है। ₹5,00,000 इंटू 1.2, तो 6,00,000 आपकी सेल वैल्यू आ गई। बी की 10,000 यूनिट इंटू 4 यानी 40,000 की सेल वैल्यू आ गई। ₹5,000 इंटू 6.4 32,000 आ गया। और डी 9,000 इंटू 24 2,16,000। शेयर इन ज्वाइंट कॉस्ट। हमने जो ज्वाइंट कॉस्ट का शेयर निकाला है वो यहां से लेस कर दो। 578, 27,200, 27,200 और 197,200। ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। ₹6,00,000 माइनस 578, 22,000 का प्रॉफिट आ गया। 40 माइनस 27,200, 12,800 का प्रॉफिट। 32 माइनस 27,200, 4,800 का प्रॉफिट। और 216 माइनस 97,200, ये लीजिए। अब उसने इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट पूछा था, कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर कीजिए। तो अब देखिए मेरे पास फिर वही बात आ गई। मैंने कहा था मेरे पास दो तरीके हैं, अप्रोच 1 और अप्रोच 2, ताकि हम कंपेयर करके ये पता लगा सकें कि कौन सा प्रोडक्ट हमें स्प्लिट ऑफ पर बेचना है और कौन सा प्रोडक्ट हमें आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचना है। तो लीजिए, कंपेयर बिटवीन प्रॉफिट्स। आइएगा, देखो प्रोडक्ट प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेस प्रॉफिट एट
स्प्लिट ऑफ और डिसीजन भी हम यहां पर लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ए, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद है 1,02,000 का, स्प्लिट ऑफ पर प्रॉफिट है 22,000 का। तो डिसीजन हो गया फर्दर प्रोसेसिंग। हमें इस प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए। प्रोडक्ट बी आइए, 4800 का प्रॉफिट है और इधर 12,800 का प्रॉफिट है। 4800 का प्रॉफिट और 12,800। ये लीजिए, इसका मतलब हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, स्प्लिट ऑफ स्टेज पर बेच देंगे। प्रोडक्ट सी पर आइए, प्रोडक्ट सी में 4800 और 4800 है। क्योंकि प्रोडक्ट सी जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिकता ही नहीं है। ये बिकता ही स्प्लिट ऑफ स्टेज पर है। आप चाहें तो प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेस को इस तरह से दिखा सकते हैं। और डी प्रोडक्ट में आपके पास है 34,800 और 18,800। यानी फर्दर प्रोसेस। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो ये हमने कंपेयर कर लिया दोनों प्रॉफिट्स को और डिसीजन ले लिया कि कौन से प्रोडक्ट हमें फर्दर प्रोसेस करने चाहिए और कौन से प्रोडक्ट हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करने चाहिए। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? चलिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आइएगा। CMA दिसंबर 2009। सभी जने निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है CMA दिसंबर 2009 का। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखो ये बोल रहा है ABC लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y and Z. The products are processed further. Pre-separation cost यानी joint cost, a portion on the basis of weights of the output of each joint product, यानी allocation of joint cost, फिजिकल यूनिट मेथड से होना है। ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट को ही हम प्री सेपरेशन कॉस्ट बोलते हैं। उसके लिए आपको बोला है फिजिकल यूनिट मेथड फॉलो करना है। फिर आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है, कॉस्ट इनकर्ड अप टू सेपरेशन पॉइंट यानी ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है 10,000, आउटपुट दे रखा है X का 100, Y का 70 और Z का 80।
कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन पॉइंट। आफ्टर सेपरेशन पॉइंट का मतलब हो गया फर्दर कॉस्ट, वो आपको दे रखी है 2000, 1200 और 800। फिर आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है दो बार, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस के बाद बेचोगे तो कितने में बिकेगा, और अगर प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेचोगे तो कितने में बिकेगा। आइएगा, पहला क्वेश्चन इसने बोला है प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट निकालो और यूज करो प्रेजेंट मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो प्रेजेंट मेथड क्या है, फिजिकल यूनिट मेथड। तो लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखें एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट एक्स, वाई और जेड में, और इनकी फिजिकल यूनिट दे रखी है 100, 70 और 80। तो लीजिए, शेयर ऑफ प्रोडक्ट एक्स, टोटल जॉइंट कॉस्ट है 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल हो गया 250 इंटू 100। तो लीजिए 10,000 डिवाइड बाय 250 इंटू 100। एक्स का शेयर आ गया 4,000। शेयर ऑफ प्रोडक्ट वाई 10,000 डिवाइड बाय 250 इंटू 70। 10,000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 70। तो ये आपका आ गया 2800। शेयर ऑफ प्रोडक्ट जेड, अब प्रोडक्ट जेड का शेयर आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 80, 3200। बोलिए क्लियर बिल्कुल। ये आपके पास एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट आ गई। आइएगा, अब इसने पहला क्वेश्चन मांगा क्या है वो समझिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो आइए, अब आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बोला था कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अगर वो मांग रहा है तो हमें हमेशा फाइनल सेल वैल्यू से ही बनाना होता है, जब तक क्वेश्चन में वो ये न बोले कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर निकालिए। बात समझ में आ रही है? जब तक वो आपसे स्प्लिट ऑफ की बात न करें तब तक हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है वो किस पर निकलेगा, आपका फाइनल सेल वैल्यू पर निकलेगा। पर्टिकुलर एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले लेंगे फाइनल सेल वैल्यू, ठीक है। आइएगा, फाइनल सेल वैल्यू 100 इंटू 50, 100 यूनिट 50 के हिसाब से आ गया 5,000। 70 इंटू 80 5600।
और 80 इंटू 60 यानी ये आ गया 4800। इसमें से माइनस कर दो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, तो आपकी शेयर इन जॉइंट कॉस्ट थी 4000, 2800 और 3200। और माइनस सेपरेट कॉस्ट। तो बताइए आपकी सेपरेट कॉस्ट क्या है? 2000, 1200 और 800। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट यहां 1000 का लॉस आ गया, 5600 माइनस 2800 और माइनस 1200, 1600 आ गया, और 4800 माइनस 4000, तो आपके पास 800 आ गया। ये लीजिए, ये आपका प्रॉफिट स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, अब इसने आपसे एक और क्वेश्चन मांगा है। आइएगा, सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। एडवाइज द मैनेजमेंट वेदर ऑन प्योरली फाइनेंशियल कंसीडरेशन, एक टर्म यूज की है इसने, प्योरली फाइनेंशियल कंसीडरेशन, दैट दीज द 3 प्रोडक्ट्स आर टू बी प्रोसेस्ड फर्दर और नॉट। आपको बताना है फाइनेंशियल कंसीडरेशन के बेसिस पर। तो देखिएगा, प्योरली फाइनेंशियल कंसंट्रेशन यानी इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करूंगा मैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं इंक्रीमेंटल अप्रोच पर। ये डिसीजन लेना है कि प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं। स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट, पर्टिकुलर एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले ए हेडिंग आएगी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। बताइए, मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 सेल वैल्यू का डिफरेंस लेना है। सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, आइए सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेते हैं। तो देखिए, फर्दर प्रोसेसिंग की सेल वैल्यू हमने निकाली हुई है
100 इंटू 50 यानी 5000, 70 इंटू 80 यानी 5600 और 80 इंटू 60 यानी 4800। सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर आप स्प्लिट ऑफ पर बेचते हो तो 100 इंटू 25 यानी 2500 रुपए, फिर 70 इंटू 70 तो 70 इंटू 70 ये आ गया 4900 और 80 इंटू 45, 80 इंटू 45 3600। तो ये आपके पास आ गई इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकाल लीजिए, ये आ गई 2500, इधर आ जाएगा आपके पास 5600 माइनस 4900 यानी 700 और 4800 माइनस 3600 यानी 1200। ये लीजिए, ये हमारे पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गई। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारी क्या होती है? बेसिकली फर्दर कॉस्ट। जो हमारी फर्दर कॉस्ट है वही हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है। 2000, 1200, 800। ये लीजिए, अब हमारे पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी आ गई और इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी आ गई, तो हम निकाल सकते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट 500 का, यहां 500 का लॉस है और यहां 400 का प्रॉफिट है। तो बताइए व्हाट विल बी आवर डिसीजन? हमें प्रोडक्ट एक्स को और प्रोडक्ट जेड को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, तो लिख दीजिए डिसीजन। ये देखिएगा, आपको मैंने इंक्रीमेंटल अप्रोच ले ली। सबसे पहले मैंने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकाली यानी सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और उसमें से माइनस कर दिया सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो मेरे पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गई। लेस करूंगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। डिसीजन, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट जेड should be further processed। ये लीजिए, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट जेड जो हैं वो आपको क्या करना चाहिए? फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उनका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। बताइए, क्लियर है बिल्कुल ये क्वेश्चन? तो इस तरीके से हम अप्रोच 2 फॉलो करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है,
अगर क्वेश्चन ये लाइन बोल दे कि आपको प्योरली फाइनेंशियल कंसीडरेशन पर जाना है, इसका मतलब ये होता है कि आप केवल उन्हीं कॉस्ट को कंसीडर करोगे जो आपके डिसीजन के लिए काम आएंगी। तो याद रखना, हमें इंक्रीमेंटल अप्रोच ही फॉलो करनी चाहिए। रीजन ये है कि जब हम प्योरली फाइनेंशियल कंसीडरेशन पर जाएंगे तो हमारी जॉइंट कॉस्ट डिसीजन के लिए इररेलेवेंट हो जाती है। आप समझ रहे हैं इररेलेवेंट का मतलब क्या है? देखो, आप अपने प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पर बेचो, चाहे आप अपने प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस के बाद बेचो, दोनों ही केस में आपकी जॉइंट कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है। तो मैं उसको डिसीजन पर्पस के लिए काम में नहीं लूंगा। तो इसलिए मैंने यहां पर अप्रोच 2 फॉलो करी, इंक्रीमेंटल अप्रोच। बताइए, क्लियर है बिल्कुल?